फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते जब वो लोग फिफ्थ लेयर में आए होते। युजांग कहता ये तो काफी सुंदर है, ठीक फ्लो वे की तरह है, और ऊपर का लहराता हुआ कोमल लिबास। तभी जी सोल कहते रुको, उस बैरियर को मत छुओ। यहाँ तक कि एक डिवाइन बीस्ट भी उस बैरियर से होने वाली ग्रेट डिजास्टर को नहीं रोक पाएगा। अगर कोई कल्टीवेटर इसे छूटा है तो वो पल भर में राख में बदल जाएगा और उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसे युजांग अपने हाथ को नीचे को कर लेकर कहते कितनी खूबसूरत एनर्जी है, मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ और मैं इससे बहुत हो गया। मैंने इसके बारे में न कभी देखा और ना ही सुना, आखिर ये एनर्जी क्या है। जी सोल कहती क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था, वो ओरिजिनल हेवनली ट्रेजर है जो हजारों साल से हेवन एंड अर्थ एनर्जी जमा होने से बना है। इसमें मौजूद अपार एनर्जी को देखते हुए ये स्वाभाविक है कि हर कोई इसकी ओर आकर्षित हो जाए, यहाँ तक कि डिवाइन इमोर्टल रंग के भी लोग। ओरिजिनली हेवनली ट्रेजर हेवन और अर्थ एनर्जी का अपार रूप है, इसलिए इसे कई तरह से यूज किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने इननेट ट्रेजर के साथ मिलाकर एक हेवनली लॉ बन जाएगा। युजांग कहता है हेवनली लॉ। जी सोल कहते जब कोई शख्स डिवाइन इमोर्टल बन जाता है तो उसकी अपनी खासियत की वजह से हेवनली लॉ प्रकट होता है। युजांग हैरानी से कह रहा होता है डिवाइन इमोर्टल हेवनली लॉ, क्या ये हो सकता है कि। जी सोल कहती है हाँ, इसमें इतनी एनर्जी है कि ये एक ही समय में हजारों सी ड्रैगन को हेवन तक पहुंचा सकती है, यही संभव है। युजांग मन में कहता अरे नहीं, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही समय में हजारों डिवाइन बिस्ट बन जाएंगे और पूरी तरह से छा जाएंगे। और कहता मुझे इतनी अपार पावर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या ये सच में तुम्हारे लिए मुझे बताना ठीक है? अगर मेरा कुछ छिपा हुआ इरादा होगा तो क्या होगा? जी सोल कहती क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि ये हमारे पूर्वजों की विरासत है, सिर्फ वही शख्स इस एनर्जी को हासिल कर सकता है जिसे सी ड्रैगन वंश का ब्लड विरासत में मिला हो। फिर मैं इस की का यूज करके बैरियर को खोलूंगी और तभी वहाँ पे डायमेंशनल क्रैक होता है। हमारा सनमून आते हुए कहता मेरा सिर। क्या ये टेलीपोर्टेशन टेक्निक कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है? अभी उन सभी को देख के हैरान है जाता और कहता इन्हें तो देखो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अभी अभी मौत और जिंदगी से बच के आया हूँ। कुछ पल के लिए जाने पहचाने चेहरे देखकर थोड़ी खुशी हुई। वो दोनों भी सनमून को ही देख रहे होते हैं। जीसोल सनमून को ही देख रहे थे, सनमून भी उसे देख रहा था। तभी जीसोल भड़कते हुए कहता तू कमीना यहाँ पे कैसे आ गया? ग्रेट एल्डर जीजोंग का क्या हुआ, तुम यहाँ पे कैसे पहुँच गए? सनमून हैरानी से कहता जीजोंग क्या तुम उस सी क्लैन की बात कर रही हो जो जोंग की तरह लगातार मेरा पीछा कर रहा था? बेशक मैं उसे पीट पीट कर मार डाला। इससे जीसोल काफी हैरान हो जाती है, मन में कहती है ग्रेट एल्डर। सनमून कहता उसने मुझे जान से मारने की इतनी कोशिश की, तुम मुझसे क्या उम्मीद करते थे? अगर वो किसी को जान से मारने के लिए इतना जुनूनी था तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार नहीं रहना चाहिए था। जी सुन कहती क्यों? मैंने तुम्हें अपना टोकन देकर फेवर किया तो तुमने हमारे सी क्लैन का संहार क्यों किया? सनून कहता टोकन, अब मुझे आखिरकार याद आ गया। हाँ, हम छिया हो के सबके पास मिले थे। मुझे तुम्हें ना पहचानने के लिए माफ करना, सी ड्रैगन क्लैन की राजकुमारी। जीसू कहते चुप रहो, बस मेरा सवालों का जवाब दो। क्यों? सनून कहता क्यों? क्योंकि मैंने कुछ घिनौना देखा। इतनी घिनौनी घटना को देखने के बाद भला कौन चुप खड़ा रह सकता है? उनसे चिल्लाने से शौक भी निकलने लगता है जो जीसोल की तरफ जा रहा था, जिसे आगे युजांग रोक लेता और कहता है मुझे तुमसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। सनून कहता मुझे भी लोग कहते हैं कि दुश्मन से कभी ना कभी आमना सामना हो ही जाता, लगता है ये बात सच है। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते तभी सनून अटैक बनाने लगता है। युजांग कहता ये बेकार है, हम यहाँ एक दूसरे से लड़ नहीं सकते चाहे लड़ना भी चाहे। सनून हैरान कहता क्या? युजांग कहता अपने आस पास देखो और अब अपनी हालात को देखो। सनून कहता मैं इस बैरियर को आसानी से तोड़ सकता हूँ। युजांग कहता अगर तुम मरना चाहते हो तो आगे बढ़ो। सनून कहता मुझे उम्मीद नहीं था कि हमारा रिश्ता इतना करीब होगा। युजांग कहता बिल्कुल भी नहीं, बात बस इतनी सी है कि तुम्हें मेरे हाथों मरना होगा, बस इतना ही। इसे सनून स्माइल करता है और युजांग कहता है जैन मास्टर जी क्या आपको यकीन है कि ये बैरियर सिर्फ सी ड्रैगन क्लैन के द्वारा ही खोला जा सकता है? जी सुन कहती क्या? हाँ, देखो सिर्फ सी ड्रैगन क्लैन के वंशज ही इसे विरासत में हासिल कर सकते हैं। सनून मन में कहता इसका क्या मतलब है? इस बैरियर को सिर्फ सी ड्रैगन क्लैन के द्वारा ही खोला जा सकता है। युजांग कहता तो आइए पीछे हटे और किसी और समय वापस आए। यीशु हैरानी से कहते क्या तुम बस मुझे चले जाने के लिए कह रहे हो जबकि ओरिजिनल हेवनली ट्रेजर मेरे आंखों के सामने ही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। युजांग कहता प्लीज मेरी बात सुनो, मैं उस शख्स से एक बार लड़ चुका इसलिए मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। सच को तो मैं उस कमीने को अभी मार डालना चाहता हूँ ताकि अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला ले सकूं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि अगर हम आज लड़े तो मैं उसे मार पाऊंगा। अगर तुम अभी उस बैरियर को हटा दोगे तो वो बेकाबू होकर भागने लगेगा। अब जबकि हमने ओरिजिनल हेवन ट्रेजर के अस्तित्व को पुष्टि कर लिया तो हम हजारों सालों के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आगे की प्लान बना सकते हैं। सनून उसे देखते हुए मन में कहता ओरिजिनल हेवनली ट्रेजर क्या यही है? युजांग कहता अगर हम अभी इस जगह को छोड़ दे तो ओरिजिनल हेवन ट्रेजर और वो कमीना यही रह जाएगा। क्यों ना हम पूरी तैयारी और सामान के साथ दोबारा यहाँ पे लौटे, इस तरह हम उससे बदला भी ले सकेंगे और ट्रेजर को भी हासिल कर लेंगे। जिसोल मन में कहती है मुझे पता है लेकिन इस जगह को खाली हाथ छोड़ देना बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है। और कहते तुम सही कह रहे हो, अगर हम बैरियर को हटा दे तो इससे सिर्फ उस कमीने को ही फायदा होगा। हाँ चलिए इसे अगली बार के लिए टाल देते हैं। तो
टेजर को एक्टिवेट करके वहाँ से जाना शुरू कर देती है और कहती है इस बार तो ना चाहते हुए पीछे हट रही हूँ, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारी खाल को नोच डालूंगी। सनमून कहता क्या रुको, तुम जा रही हो? अगर मैं ओरिजिनल हेवन टेजर में कुछ कर दूं तो क्या होगा? युजांग कहता मैं इसकी सिफारिश तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो। हालांकि मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं वापस आऊँ तुम जिंदा रहो। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे पास तुम्हारे सभी टेजर को इकट्ठा करने और उनका यूज करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचेगा। मुझे उम्मीद है कि हम 1000 साल बाद फिर मिलेंगे। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सनमून हंसते हुए कहता है इसलिए मुझे यहाँ पे 1000 साल रहना पड़ेगा? ये झूठ है ना? क्या मुझे सच में यहाँ पे हजारों सालों तक फंसे रहना होगा? तुम मुझे यहाँ पे इसलिए लाए होगे क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता होगा, है ना? हैदर कहता है ये बेरियर एक हेवनली इमॉर्टल का है, मैं इस बार कुछ नहीं कर सकता। मैंने बस वही रास्ता अपनाया जो मेरे सामने था। मुझे नहीं पता था कि इसका अंत इस तरह होगा। मैंने स्पेस में अपना रास्ता बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी को खर्च की। मैं कुछ समय के लिए हाइबरनेट में जा रहा हूँ। सनून कहता अचानक ऐसा क्यों? क्या तुम सच में इस तरह के हालात में सोने जा रहे हो? हैदर कहता शांत हो जाओ, इस दुनिया में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। सनून कहता क्या रुको? हैदर कहता कुछ बातें ऐसी होती है जो होना तय होती है। सनून कहता एक्सक्यूज मी हे फिनिक्स। लेकिन फिनिक्स कोई जवाब नहीं देता। इसे सनून कहता ओ गॉड सच में? अपने सिर को खुजलाते हुए कहता ये सच है कि फिनिक्स की बदौलत ही मेरी जान बच गई, लेकिन ये मरने से किस मायने में अलग है? खुद को संभालते हुए कहता चलो अब सारी बातों का सार निकालते हैं। हेवनली इमॉर्टल बेरियर। बिल्कुल युजांग से कहने से पहले ही मुझे इस बेरियर से कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जिससे मुझे छूने से डर लग रहा था। जैसे जैसे मैं टारगेट के करीब पहुंचता जा रहा हूँ मुझ में दबाव बढ़ती जा रही है। मुझे इसे छूना नहीं चाहिए। ओरिजिनल हेवन ट्रेजर क्या इसे यही कहते थे? हेवन एंड अर्थ एनर्जी का एक लैंप। इतनी पावर के लिए सच में यहाँ पे कितनी एनर्जी इकट्ठा हुई होगी? मैं चाहे कितने भी करीब से देख लूं मुझे रोशनी के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर मैंने लापरवाही से इसे छू लिया, अगर इस छोटी सी जगह में इसकी एनर्जी विस्फोट हो जाएगी तो क्या होगा? तभी सनून की बॉडी से तमाम बाहर निकलता और जाके उस ट्रेजर को खा लेता। सनून उसे देखते हुए कहता क्या? तमाम उसे निगल जाता है। इससे सनून काफी हक्का बक्का रह जाता है। दूसरी तरफ आसमान का सीन देखते जहाँ पे बादल इकट्ठा होने लगता है वहाँ पे जबरदस्त ठंडर गिरता है। वहाँ पे जब सेकंड लेयर में जबरदस्त ठंडर गिर रहा होता है कोई कहता है मास्टर क्या ये वही हेवनली ट्रायल है जिसे घोस्ट के बीच से गुजरना पड़ता है? लेकिन मैंने सुना था कि उस हेवनली ट्रायल का रिजल्ट कई बार बिजली गिरेगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना था कि एक ही समय में दर्जनों बार बिजली गिरेगी। मास्टर कहता शांत रहो, जब तक बिजली कड़कना बंद नहीं हो जाएगी तब तक हम यहीं खड़े होकर देखते रहेंगे। ठंडर वहाँ पे अभी भी गिर रही होती है। मास्टर मन में कहता मैंने सिर्फ इसे एक बार देखा है अपने लाइफ में। मैंने दूर से ही हेवनली ट्रायल को आते हुए देखा। वह उस घोस्टली बीस्ट का अंत था। इल्यूमिनेशन हासिल करने में फैल रहा। उसी की बदौलत मुझे उस घोस्टली बीस्ट के द्वारा छोड़ा गया ट्रेजर मिला जिससे मैं स्टॉर्म मास्टर के लेवल तक पहुंच सका। मुझे इसी तरह पता है वो कल्पना से भी परे थंडर बोल्ट। ये तो सच में लेजेंडरी हेवनली थंडर है। एक घंटा मास्टर ऐसा लगता है कि थंडर गिरना बंद हो गया। मास्टर आगे बढ़ते हुए कहते मेरे साथ चलो। मन में कहता हालात को शांति से देखकर दो ही संभावना है, या तो वो बीस्ट थंडर ट्रायल में जिंदा नहीं बचा या फिर कंटिन्यूएशन इल्यूमिनेशन हासिल कर रहा है। अगर पहला चॉइस हुआ तो मैं बस वहाँ पे जाऊंगा और बिखरे हुए ट्रेजर को इकट्ठा कर लूंगा। अगर दूसरी बात हुआ तो मैं उसे मारकर उसका स्पीड और छीन लूंगा। एक बात तो तय, वो घोंसले बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, तभी वो हेवनली थंडर को बुलाने में कैपेबल होगा। उस घोंसले बीस्ट के पास ऐसी पावरफुल चीजें हो सकती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लगता है किस्मत मेरे साथ है। वो थर्ड लेयर के बॉटम तक पहुंच जाता है। कहता सभी लोग अपनी उपस्थिति को छुपाने के लिए कंसीलमेंट टेक्निक का यूज करें और वहाँ पे नीचे जाओ। डिसाइपल कहता आपका मतलब है सिर्फ हमारे ग्रुप को मेन फोर्स का इंतजार नहीं करना चाहिए। तभी उस होल से ड्रैगन निकलता है। वो एक एनर्जी का रूप ले लेता है। वहाँ से जबरदस्त प्रेशर निकलता है जिससे वो दोनों की हालत खराब होने लगता है। और मास्टर कहते ये प्रेशर हमने तो उसको वो दोनों डिसाइपल वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। मास्टर कहता मैं स्टॉर्म मास्टर लेवल का शख्स हूँ, ये तुझ बिखरी हुई एनर्जी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। और वो उसी एनर्जी को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो एनर्जी फॉर्म लेने लगता है। शायद ये हमारी होड़ी होती है जिसके 9 टेल्स भी दिख रहे होते हैं और उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उस तब सनमून तमाबा को पकड़ लेता है। कहता है स्पीड दो तमाबा, लेकिन तमाबा उसका बात नहीं मानता। सनमून कहता है विरोध करना बंद करो। अभी सनमून उसे पीछे को ढकेल देता है। कहता तुम बदमाश, तुम इसे नहीं खा सकते, अभी इसे थूक दो। अभी कोई कहता तो हम सबको चौंका देने के बाद तुम यहाँ पे आ गए थे। हम देखते इंसेक्ट होता है जो वहाँ पे पहुँच जाता है। सनमून कहता इमॉर्टल इंसेक्ट तुम यहाँ पे कैसे आए? इमॉर्टल कहता मुझे पूरा यकीन है कि उस हमले ने तुम्हें हजारों मील दूर फेंक दिया होगा। वो बस एक बेकार कोशिश थी। मैं शुरू से इस जगह से बंधा हुआ हूँ। तुम मुझसे चाहे कितनी भी दूर क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हारे पास आखिर में आ ही जाऊंगा। खासकर जब मैं ओरिजिनल हेवन ट्रेजर का गार्डियन हूँ। लेकिन ओरिजिनल हेवन ट्रेजर चला गया है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सनमून कहता है जब तुम्हें पता चल गया कि ओरिजिनल हेवन ट्रेजर खत्म हो गया है फिर भी तुमने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? इससे लगता है कि तुम इस बैरियर के बारे में कुछ नहीं कर सकते। इमॉर्टल
कहता है इसे खुद सी ड्रैगन ने बनाया था, इसलिए उनके वंशज या कम से कम उनके जितने लेवल वाले लोग ही उसे उठा सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि तुम निश्चित हो सकते हो, क्योंकि तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम वहाँ धीरे धीरे सड़ते हुए मर जाओगे। सनगुन इससे खामोश होता, तभी तमावा घुराने लगता है। इससे सनगुन उसे देखते हुए कहता तमावा, हम देखते तमावा के सिर में होल होने लगता है। सनगुन कहता तुम्हें क्या हुआ? इमोर्टल कहता क्या उसने उसे निगल लिया? कितना बेवकूफ हरकत है। ओरिजिनल हेवन ट्रेजर हजारों साल से हेवन एंड अर्थ एनर्जी को इकट्ठा किया है। लोअर रेमसाइड कुछ इंसेक्ट इसे सहन नहीं कर सकता। सनगुन उसके पास जाते हुए कहते ये क्या है, तुम्हें क्या हो रहा है? इंसेक्ट कहता ये बेकार है, बहुत ज्यादा एनर्जी कारण उसका बॉडी फट जाएगा। अगर तुम विस्फोट से मरना नहीं चाहते तो इससे दूर रहना ही बेहतर है। सनगुन कहता कोई बात नहीं तमावा, मैं तुम्हें थामे हुए हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए हिम्मत बनाए रखो। अभी हम देखते तमावा के बॉडी से एनर्जी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और उसे पूरा एरिया ही कवर होने लगता है, यहाँ तक कि सारे लेयर ही कांपने लगते हैं और हर लेयर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है, जिससे वहाँ पर जबरदस्त धमाके होते हैं। हम इंसेक्ट को देखते जो कहता मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, क्योंकि तमावा भी वहाँ से बाहर की ओर आ रहा होता है। इंसेक्ट कहता है एक और वाटर इमोर्टल का जन्म हुआ है, एक सेंटीपीड ड्रैगन। सीन शिफ्ट होता है, हम काफी सारे जेम को देखते हैं, उनमें से एक जेम क्रैक होने लगता है, उसमें से 10 इमोर्टल बाहर आता है और कहता है का ये गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड का किनारा है। उस शरारती बच्चे ने इसे बहुत दूर फेंक दिया। इतना ही नहीं उसने मुझे जमीन पर भी पटक दिया, उसे सबक सिखाना तो पड़ेगा। तब उसके पीछे इमोर्टल फ्लावर भी आ जाती है। दाऊस उसे देखते हुए कहता है वो ऐसा लगता है कि तुम्हें भी यहीं पे फेंक दिया गया है, तुम इसे बंद करो, हमारे बीच आपस में लड़ने का कोई भी रीजन नहीं है। फ्लावर अटैक कर देती है। दाऊस उसके टेंटिकल को पकड़ते हुए कहता तुम लानत है, तुम लास्ट तक इसी तरह बर्ताव करती रहोगी। ठीक है उस जूनियर ब्रदर जो भी उसके बारे में भूल जाओ, मुझे लगता है कि मुझे पहले तुमसे निपटना होगा। और हेवन ट्रेजर फ्लावर अटैक से उसके टेंटिकल को काट देता है और कहता मैं इस बार तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। इसे फ्लावर भी दर्द के मारे करा रही होती है और वहाँ पे जबरदस्त अटैक होता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे वो टेलीपोर्टेशन खुलने लगता है और वहाँ पे कोई टेलीपोर्ट होता है। यहाँ पे लेडियन चाव होती है और चाव कहती है ये जगह। लेडियन मन में कहती है हम सतह पे वापस आ गए हैं, मैं बच गई। हाँ वो कमीना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विक्रांत को बचाने के लिए उसके पास मुझे बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं किसी तरह खतरनाक हालात से निकलने में कामयाब रही, लेकिन अब यहाँ पे और भी ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। चलो अभी यहाँ से निकल चलते हैं। चाव कहते क्या आप खुश है कि आप जिंदा बच गए? लेडियन कहती क्या? चाव कहती आप कैसे दिखते हो? पावर हाउस आइस पैलेस की उस फीमेल इमोर्टल की सुंदर छवि आप दिखाई नहीं देती है। अब तुम्हारे अंदर सिर्फ घिनौनी और बदसूरत बुरी औरत ही बची है और तुम्हें इतनी दूर जाने से तुम्हें बस यही हासिल करना है कि तुम वापस जवान हो सको। लेडी हैन कहती उसमें गलत क्या है? अगर मुझे अपनी जान की भीख में मांगनी पड़ी तो मैं मांगूंगी, क्योंकि मैं जिंदा रह सकती हूँ। तुम एक ऐसे शख्स हो जो मुझे अपनी जीवन बढ़ाने में मदद कर सकती हो, तो मेरे साथ चलो जैसा कि तुमने वादा किया था। चाव कहती हाँ तुम सही कह रहे हो, वो प्रॉमिस जो हमने पहली मुलाकात के दिन किया था उस यंग इमोर्टल लेडी के लिए जिसके पास बदला लेने के अलावा जीने का कोई रीजन नहीं था। इस दुनिया में मिक्स ब्लड शख्स के रूप में जीना सच में बहुत ही मुश्किल था, खास तौर पे कमजोर बच्चे के लिए। मेरे पास हर दिन जीने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ में और भी ज्यादा मौत महसूस करती जा रही थी। मैंने बहुत ही अकेलेपन भरी जिंदगी बिताई। फिर हम वहाँ पे एक छोटे से नाटक को देखते और एक लेडी हंसते हुए कहती है मेरा हस्बैंड हीरो में से भी हीरो है, वो कवच पहने बादलों पे सवार होकर आएगा मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। और ये नाटक चौबी देख रही होती और कहती है मुझे नहीं पता वो गाना था या कविता, मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था, लेकिन वो सब मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मैं उस समय बच्ची ही थी, इसलिए मैंने चांद और तारों से प्रे की। अगर वो हीरो नहीं तो भी कोई बात नहीं, और मुझे उनसे ये भी उम्मीद नहीं है कि वो बादल पे सवार होने वाला शख्स हो। मुझे बस यही उम्मीद है कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिले जो रुक कर किसी को भी डांट सके। मुझे कौन मारता है या गाली देता है, कौन सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मुझे बचाने के लिए किसी हद तक भी चला जाए। हालांकि वो उम्मीद सच में पूरी हो गई। ये दुनिया सच में बहुत ही कोल्ड है, लेकिन हेवन निर्दय नहीं है। मैं उस हस्बैंड से फिर मिली जिसे मैं लापता समझ रही थी। मैं उस हस्बैंड को कैसे छोड़ सकती हूँ जो मेरे लिए इतनी दूर तक आया है। और तुम मुझे ले जाने पे अड़े रहो तो मुझे लाश बनाने के बाद ले जाना। लेडियन मन में कहती क्या वो खुद को मेरे हवाले कर रही है या मुझे धमकी दे रही है? नहीं वो अलग है, लेकिन उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। चाव से कहती है पहली बार है जब तुमने मुझे 200 साल में अपनी कहानी सुनाई है, हालांकि अब तुम्हारे लिए मुझे ऐसी कहानी सुनाना बेकार है क्योंकि मैं खुद बहुत ही हताश हूँ। अच्छा होता अगर तुम अंदर से मर चुके होते जैसे पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन अब जब तुम खुद जिंदा हो इतना ही काफी है। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारे बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। चाव मन में कहती मैंने हर प्रॉब्लम को खुद ही सुलझाने की जो कोशिश की उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे हस्बैंड भी इस खतरनाक जगह में फंस गए। अब जब उसके द्वारा बनाए हुए सील मेरी बॉडी के अंदर रहेगी, मेरे हस्बैंड के पास उसके बहकावे में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। बिल्कुल सही, मुझे शुरू से ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए था। व्हाइट ब्लड घोसली बीस्ट की सारी एनर्जी जिसे दबा दिया गया है मेरे बॉडी के अंदर उसके कर्स पावर। अभी तमावा सारे लेयर को चीरते हुए वहाँ पे आ जाता है। इसे उन दोनों को ध्यान
ध्यान भी उस पे जाता है। रियन कहती है ये क्या है, चाव भी उसे देख के हैरान रह जाती है। तमावा के बॉडी से गोल्डन एनर्जी निकल रहा होता है। उसके सिर पे हम अपने सनगुन को देखते हैं, जिससे चाव का ध्यान भी उस पे जाता है और कहती है मेरे हस्बैंड। बाकी सभी का ध्यान उस पे जाता और डीमन भी कहता है ये क्या है, ये एनर्जी कैसी है। वो डीमन क्या गड़बड़ है। वो डीमन कहती है वहाँ पर। और वो समय भी तमावा को देख रही होते हैं। सनगुन कहता है तमावा क्या तुम हो सकती हो। इंसेक्ट भी कहता है हाँ, वो अपर रेल्म के बींग्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। हालांकि कुछ भी नहीं बदला है। नहीं तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए कि वो तुम्हें खा ना जाए। अब जब उसने अपनी पूरी तरह से स्वतंत्रता पहचान ली है तो वो तुम्हारे जैसे लोअर रैंक के शख्स के बात क्यों मानेगा। सनगुन मन में कहता वो सही कह रहा, तमावा अब मुझसे बिल्कुल ही अलग लेवल पर है, इसका मतलब है तमावा। इंसेक्ट कहता हालांकि मुझे उम्मीद नहीं था कि वो बेजर को तोड़ के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम दोनों इमोर्टल इंसेक्ट है, इसलिए मैंने फिलहाल उसका इंतजार करने और उस पर नजर रखने का फैसला किया है। लेकिन पहले मैं तुम्हें निपटा देता हूँ। अचानक अटैक से सनगुन भी हड़बड़ा जाता है। इंसेक्ट कहता तुम एरोगेंट नीच कमीने, तूने अनजान के परवाह किए बिना इतनी बड़ी गलती करने की हिम्मत कैसे की। मैं तुम्हारे बॉडी के साथ साथ तुम्हारे सोल के ऑर्ब को भी 2 भागों में काट दूंगा। वो अटैक सनगुन के काफी पास पहुंच जाता है। सनगुन कहता वो काफी तेज है। अभी इंसेक्ट पे जबरदस्त अटैक होता है जो हमारे तमावा ने किया होता है। इसे इंसेक्ट दूर की ओर हो जाता है। तमावा अपने पूंछों से सनगुन को चारों ओर से लपेटता है। इंसेक्ट कहता वो उस कमीने को बचा रहा है, क्या उसके सर्वेंट सील को टूटना नहीं चाहिए था। सनगुन भी कहता तमावा तुम। इंसेक्ट कहता बेवकूफ कहीं का, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अपर रेल्म का एक इमोर्टल लोअर रेल्म का किसी शख्स का ऑर्डर का पालन कर रहा है। ये सिद्धांत की अलग है। लेकिन तमावा उस पर घुमाने लगा। सनगुन रोते हुए कहता है तुम्हारी क्यूट आवाज अभी भी वैसे ही है। इंसेक्ट कहता क्या ये तुम्हारा जवाब है? ठीक है, जो लास्ट में तुम्हारे पेट के अंदर ओरिजिनल हेवनली ट्रेजर को निकालना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें उस कमीने के साथ टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसे बाहर निकालूंगा। और तमावा इंसेक्ट आमने सामने होता है। इंसेक्ट उसे देखते हुए काफी स्पीड से आगे बढ़ जाता है, जिसे सनगुन कहता है वो तो गायब हो गया। इंसेक्ट तमावा की बॉडी के पास पहुंचते हुए उस पर लगातार अटैक करने लगता है। लेकिन तमावा की बॉडी हील होने लगता है, जिससे इंसेक्ट कहता है ये इंसेक्ट। तभी तमावा भी अपने मुंह से अटैक करता है जो जाके उसके बॉडी के आर पार हो जाता है। लेकिन इंसेक्ट उस हमले से बच जाता है और काफी सारे अटैक करते हुए कहता है वो काफी स्लो हमला था। सनगुन मन में कहता डैम इट, वो इतना तेज कैसे हो सकता है, मैं उसे अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता। इंसेक्ट अभी भी आगे बढ़ा था। तमावा के पूरे बॉडी पे अटैक कर रहा होता है। सनगुन कहता वो इतनी तेज स्पीड से कैसे मूव कर सकता है। तमावा क्या तुम ठीक हो? तभी रोशनी के कारण सनगुन अपने आप को बचाने लगकर मन में कहता है ऐसा लग रहा है जैसे तमावा के बॉडी से निकलने वाले आफ्टर शॉक से मेरा बॉडी कट गया हो। वो इस तरह के हमलों को रोकता नहीं रह सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि तमावा मुझे बचाने के लिए बार बार सुकुड़ के बैठ जाता हो। तमावा फिर से गुजार आता है। इंसेक्ट उसके पास जाकर रुकता है और सनगुन कहता है उसने अचानक अपना हमला रोक दिया, वो आखिर करना क्या चाह रहा है। तभी हम इंसेक्ट को देखते जो कहता है अमेजिंग, उसकी डिफेंस को भेजने में मुझे निश्चित रूप से बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो किसी चीज को बुलाते हुए कहता सोते हुए बच्चे मेरी पुकार सुनो। जिसे हम देखते इंसेक्ट का काफी बड़ा झुंड आने लगता है। सनगुन कहता है ये आवाज बिल्कुल भी नहीं स्पिरिचुअल इंसेक्ट, और वो काफी सारे झुंड के साथ इंसेक्ट के आसपास आ जाता है। इंसेक्ट कहता जाओ, जिसे वो तमावा की बॉडी के चारों ओर से घेरना शुरू कर देता है। जाकर उसके बॉडी पे बैठता है, उसके खून पीने लगता है। इंसेक्ट कहता है ये बेकार है, तुम उन्हें भगाने की कितनी भी कोशिश कर लो तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। मैं उसके स्ट्रॉन्ग कवच को मानता हूँ। हालांकि तुम्हारा बॉडी जितना बड़ा होता जाएगा तुम्हारे कवच के बीच का अंतर उतना ही बढ़ता जाता है, इससे तुम उनके लिए आसान शिकार बन जाते हो। सनगुन उन्हें हटाते हुए कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ से दफा हो जाओ, अपने मन में कहता है। वो कमीने बार बार लगातार तुम्हारे कवच की कमजोर जगह पे निशाना साध रहे हैं। हम लगता है इससे तमावा का बॉडी भी कांपना शुरू हो जाता है, वो नीचे को गिरने लगता है। सनगुन कहता है तमावा क्या हुआ, खुद को संभालो। तब इंसेक्ट कहता है एक मौका और काफी स्पीड से आगे बढ़ता है और कहता अब जब मेरे रास्ते के बाधा में कोई नहीं है तब तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम बहुत ही चौथाई से छिप रहे थे लेकिन अब सब खत्म हो गया। उसका अटैक फिर से सनगुन के काफी पास पहुंच जाता है। तभी तमावा कांपते अपने मूंछ को आगे को भेजता है और जाके सनगुन को लिपट लेता है। उससे वहाँ पे जबरदस्त लाइट निकलता है। हम लगता है सनगुन के बॉडी पे द इमोर्टल अल्टीमेट प्रोटेक्टिव आर्मर आ जाता है, जो इंसेक्ट के हाथों को काफी आसानी से पकड़ लेता है। इसे इंसेक्ट भी हैरान रह जाता है और काफी स्पीड से पीछे हो जाता है। अपने मन में कहता है अल्टीमेट प्रोटेक्टर आर्मर। मरते दम तक भी वो बहुत ही परेशानी खड़ा कर रहा है। भले ही तुमने अपने आप को उसके वजह से ढक लिया हो, फिर भी तुम उसके बॉडी के साथ तालमेल नहीं बैठा पाओगे। काफी स्पीड से सनगुन के चारों ओर घूमने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे आर्मर का एक एक इंच फाड़ दूंगा। और तभी सनगुन उनसे जबरदस्त पंच मारता है, साथ ही अपने विंग्स फैलाते उसमें और भी पावर ऐड करता है। इस अटैक से वो माउंटेन से जाकर टकराता है जिसमें दरार आ जाता है। सनगुन भी अपनी पावर से काफी हैरान हो जाता है और मन में कहता है मैं इसे तमावा के आर्मर के जरिए महसूस कर सकता हूँ। एक अपार पावर का एहसास मानो मैं खुद में कोई गॉड बन गया हूँ। यह है एक डिवाइन इमोर्टल की इमेंस पावर। इंसेक्ट हंसते हुए कहता मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक नया हुआ जन्मा बच्चा मेरे साथ ऐसा किया। और सारे मच्छर को बुलाने लगता और कहता मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे जैसे तुच्छ बदमाश के खिलाफ इसका यूज करना पड़ेगा। मेरे बच्चे मेरे पास आओ और एक साथ हो जाओ। इससे उस माउंटेन से जबरदस्त शॉकवेव निकलने लगते हैं। उसे
देखते हुए इंसेक्ट बाहर की ओर आता है। सनमून इंसेक्ट एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। पहले झपकते हुए अपनी जगह से गायब होते हुए सनमून के पास पहुंच जाता है और हम देखते हैं वो भी इवॉल्व हो जाता है और कहता है करोड़ों बच्चों ने मेरे साथ एक होने के लिए खुद को बलिदान कर दिया है। इसके बदले में मैं तुम दोनों को शांति से मरने नहीं दूंगा। इसके लिए खुद को तैयार कर लो।